नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप तमाम यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है, आज की चर्चा की मुद्दा है भारत का विकास। तो भारत के विकास के मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि इतिहास में हमें यह बताया गया है कि भारत किसी ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया से तात्पर्य यह देश, यह राष्ट्र धन धान्य से परिपूर्ण था, संपन्न था। और यह सोने की चिड़िया के प्रति विदेशी धन लुटेरों के ललचाई निगाहें हमेशा कायम रही। और इन विदेशी धन लुटेरों के ललचाई निगाहें इन भारत पर आक्रमण करने के लिए और यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए हमेशा मजबूर करता रहा। तदनुपरांत कालांतर में अनेक विदेशी धन लुटेरों, जैसा कि इतिहास में नाम वर्णित है, इन धन लुटेरों के नाम हैं, जैसा कि हम सब इतिहास में पढ़ते हैं, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खां, तैमूर लंग इत्यादि। इन तमाम विदेशी धन लुटेरों ने भारत की यह धन धान से परिपूर्ण राष्ट्र के प्रति ललचाई निगाहों से देखते रहे। और धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर इन तमाम लुटेरों ने, इन तमाम आक्रमणकारियों ने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया। और आक्रमण करके यहाँ की विपुल धन राशि को लूट खसोट करके, लूटपाट करके अपने देश ले गया। ये सारी बातें हमें इतिहास में पढ़ाई जाती है, हम इतिहास में पढ़ते आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह देश किसी समय, किसी जमाने में धन धान्य से परिपूर्ण था। विदेशी धन लुटेरों ने यहाँ धन लूटने के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया और यहाँ के विपुल धन संपदा को भरपूर लूटपाट किया और फिर अपना देश ले गया। कालांतर में अंग्रेजी राज्य की भारत में स्थापना हुई। अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया और भारत के भरपूर दोहन किया। यहाँ की धन संपदा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और यह तथाकथित सोने की चिड़िया रूपी भारत अब मात्र एक सोने की चिड़िया का कंकाल, अस्थि पंजर बच गया, जिससे बची खुशी कसर भारतीय धन लुटेरों ने पूरा कर दिया। इस सोने की चिड़िया के अस्थि पंजर को भारतीय धन लुटेरों ने, इस सोने की चिड़िया के अस्थि पंजर को लूट खसोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और यह लूट खसोट आज भी अनवरत जारी है। देश में चहुओर भ्रष्टाचार है, इस तथ्य से, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। देश के तमाम आला अधिकारी, देश के अधिकांश आला अधिकारी और पॉलिटिशियन, राजनेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और यह सोने की चिड़िया रूपी भारत को, सोने की चिड़िया रूपी भारत के, सोने की चिड़िया रूपी चिड़िया के अस्थि पंजर को लूटने खसोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह सच्चाई है कि आज चारों तरफ चहुओर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और तमाम अधिकारी कर्मचारी, अधिकांश अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आए दिन हमें समाचार पत्रों में इन खबरों को पढ़ने को मिलता है। हम हमेशा समाचार पत्रों में इन खबरों को पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा देश की स्थिति क्या है, आज यह सोने की चिड़िया की स्थिति क्या है? हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज भारत बिल्कुल गरीब देश है, नहीं। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्स के दृष्टि से और ह्यूमन रिसोर्स के दृष्टि से, मानवीय संसाधन के दृष्टि से भारत आज भी एक संपन्न राष्ट्र है।
और भारत के विकास की संभावना अभी बहुत है। यानी भारत को एक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है, बशर्ते की जरूरत है इसके लिए एक ईमानदार सोच की और नैतिक उत्थान की। आज भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है भारत के विकास के लिए। भारत के विकास के लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। यह इस बात से, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से, फिर मानवीय संसाधन के दृष्टि से गरीब नहीं है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ भरपूर मात्रा में है और मानवीय संसाधन भी। किसी देश की समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन कितनी है। किसी देश की समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन कितनी है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों को और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ की भूमि रत्नगर्भा है। यहाँ की भूमि को हम रत्नगर्भा कहते हैं और भारत की भूमि उपजाऊ है। खाद्य उत्पादन के दृष्टि से यहाँ की भूमि बहुत उपयुक्त है। यहाँ खनिज संपदाएं भी विपुल प्रचुर मात्रा में है। वनस्पतियां भी प्रचुर मात्रा में हैं, पेड़ पौधे और जल संसाधन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है और खाद्य उत्पादनों के दृष्टि से, खाद्य सामग्री के उत्पादन के दृष्टि से यहाँ की भूमि सर्वोत्कृष्ट है और उत्तम है। नदी, पहाड़, झरने, जल संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ अनेकों तालाब, नदी, झरने मौजूद है इस धरती पर। यहाँ की धरती में कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, अनेक खदानें उपलब्ध है। तो प्राकृतिक संसाधन के दृष्टि से भारत एक गरीब देश नहीं है और मानवीय संसाधन के दृष्टि से भी यहाँ मनुष्य की जनसंख्या भी बहुत है और साथ ही मानवीय संसाधन से तात्पर्य है मनुष्य की प्रतिभाएं। तो भारत में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। भारत एक प्रतिभा संपन्न राष्ट्र है। तो नेचुरल रिसोर्स के दृष्टि से और मानवीय संसाधन के दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। किसी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के नेचुरल रिसोर्स और प्राकृतिक संसाधन कितनी है, और दूसरा, किसी देश की समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्स और मानवीय रिसोर्स को दोहन कितना हुआ है, अर्थात उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, उसके उपयोग में कितना लाया गया है। तो दूसरे पक्ष जो यहाँ की गरीबी के लिए, भारत के पिछड़ेपन के लिए जवाबदेह है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है और न मानवीय संसाधन की कमी है। यहाँ के पिछड़ेपन के लिए भारत की पिछड़ेपन के लिए जवाबदेह है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन नहीं हुआ, अर्थात इसका भरपूर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, और मानवीय संसाधनों का भी भरपूर दोहन नहीं हो रहा है। मानवीय संसाधनों का भी भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। मानवीय संसाधन में शामिल है मनुष्य, अर्थात उसकी टैलेंट, उसकी प्रतिभाएं। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत एक प्रतिभा संपन्न राष्ट्र है, लेकिन आज इन प्रतिभाओं को विकसित होने का, अर्थात इन प्रतिभाओं को अपना प्रतिभा के प्रदर्शन करने का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारत में अनेक प्रतिभाएं गुमनाम हैं, जो आज पर्दे पर नहीं हैं, जो सार्वजनिक पटल पर नहीं हैं, जो मंच पर नहीं हैं। इन गुमनाम प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने का काम हम सबका करना चाहिए। हम सबका यह नैतिक दायित्व है, यह सरकार का भी नैतिक दायित्व है, और खास करके सरकार के, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया का भी नैतिक दायित्व है कि जो प्रतिभाएं भारत में गुमनाम हैं, जो कहीं काली गुफा में छुपा पड़ा है, उसको प्रकाश में लाएं,
उसको मंच मिलना चाहिए अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शन करने का, ऐसी देश का माहौल होना चाहिए। लेकिन आज मौजूदा स्थिति यह है, आज देश में ऐसा माहौल नहीं है कि इन प्रतिभाओं को विकसित होने का, विकास करने का समुचित अवसर मिल पाए। हम इस बात को दोबारा दोहराना चाहते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज भारत एक प्रतिभा, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, आज भारत में प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इन्हें विकसित होने का, अपना प्रतिभाओं को प्रदर्शन करने का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। तो भारत के सरकार को और भारत के निवासियों को, हम सबको अपने स्तर से सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि भारत के विकास संभव हो सके, भारत दिन दुना रात चौगुना विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। अर्थात इन यहाँ मौजूद संसाधनों का भरपूर उपयोग हो सके, इसका यूटिलाइजेशन हो सके, इसको उपयोग में लाया जा सके। आज अनेकों ऐसे प्रतिभाएं मिल जाएंगे कि जो कहीं छुपा पड़ा है, और हमारा देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी हालात नहीं है जिसके कारण ये प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग कर पाए और देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। आज भारतीय प्रतिभाएं विदेश के विकास में, दूसरे देशों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज अनेक भारतीय प्रतिभाएं अपने देश से पलायन करके दूसरे रोजी रोजगार के लिए दूसरे देश जा रहे हैं, फिर वहां अपनी प्रतिभाओं से वहां का देश के आर्थिक विकास में और साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में वहां अपना योगदान दे रहे हैं। आज लाखों हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में सेवा दे रहे हैं, भारतीय रिसर्चर विदेशों में सेवा दे रहे हैं और वहां के आर्थिक विकास में योगदान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत में उन्हें समुचित अवसर नहीं मिल रहा है अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, और उन प्रतिभाओं के अनुरूप, उनके योग्यता और परिश्रम के अनुरूप उनको समुचित पारिश्रमिक पारितोषिक नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज वह विदेश जाने के लिए विवश है और विदेशों में अपना सेवा दे रहे हैं और विदेश में जा करके वहाँ के देश को विकास में योगदान दे रहे हैं। तो भारत में ऐसी माहौल बननी चाहिए कि भारतीय प्रतिभाएं विदेश जा करके उस देश में, वहाँ के देश के आर्थिक विकास में योगदान ना देकर अपने देश में ही यहाँ के देश के विकास में योगदान दें। ऐसे भारत की परिस्थिति बननी चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। यह आज हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारी बदकिस्मती है। आज अनेकों विद्यार्थी अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं। किसी जमाने में इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक एजुकेशन हब हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। अनेकों विदेशी शोधार्थी, अध्ययनार्थी भारत अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। लेकिन आज वस्तुस्थिति उल्टी है। आज हमारे देश के अध्ययनार्थी विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेश पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ समुचित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का समुचित विकास नहीं हुआ है और यहाँ समुचित शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण उत्तम शिक्षा की उत्तमता प्राप्त करने के लिए, उत्तम कोटि के शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ के विद्यार्थी विदेश में पलायन कर रहे हैं। भारत की ऐसी मौजूदा हालात है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है। इस तथ्य से, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। सरकारी शिक्षाकर्मी, सरकारी शिक्षक केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। आज गरीब के बच्चे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। इस तथ्य से हम सब अवगत हैं। अमीर धनाढ्य लोग
संपन्न लोग, रईस लोग ही पैसा के बल पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस, एक धंधा, एक व्यवसाय बन चुका है। और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। इस तथ्य से, इस सच्चाई से हम अवगत हैं। जब सरकारी के स्कूल के शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं, आराम से मटरगश्ती करते हुए सरकार का पैसा का खा रहे हैं, तो यह धन का, सरकारी धन का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। तो इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए। जब पढ़ाई ही नहीं करना है तो सरकारी स्कूल में पेमेंट देने की, शिक्षक रखने की जरूरत क्या है? केवल खिचड़ी खाने और अपना मटरगश्ती करते रहने के लिए सरकारी स्कूल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति है देश में, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर यह देश के विकास की बात हम करना एक मजाक होगा। देश की स्थिति अगर ऐसी ही रहा तो देश के विकास संभव नहीं है। हम आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से विशेष सरोकार रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं निष्पक्ष बात करता हूं। मैं एक भारतीय राष्ट्रवादी हूं और इंडियन नेशनलिस्ट होने के नाते हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के बात मैं करता हूं। इसके अतिरिक्त मेरा और कुछ बात नहीं है। ना तो हम किसी पार्टी विशेष से विशेष सरोकार रखता हूं, ना किसी के समर्थक हूं, ना विरोधी। मैं एक इंडियन नेशनलिस्ट हूं और इंडियन नेशनलिस्ट के हैसियत से आज हम इस चैनल पर काम कर रहा हूं। और जो भी चर्चाएं इस चैनल पर प्रस्तुत की जा रही है मेरे द्वारा, एक इंडियन नेशनलिस्ट के हैसियत से ही किया जा रहा है। तो आज देश की हालात ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी है। सरकारी हॉस्पिटल में सेवा और सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, कोई सुविधा नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल कर्मी, डॉक्टर इत्यादि भरपूर सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है। फिर ऐसी हालात में हम देश के विकास की बात करते हैं। क्या बात है, कैसी विडंबना है। आप जरा सोचिए कि आज इस देश में विविध प्रकार के योजना जो कार्यान्वित हो रहा है, इसका वास्तविक लाभ को कितने लोगों को मिलता है? उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई भी आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है, इसका वास्तविक लाभुकों का मात्र 25-30% लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाभ उठा रहे हैं जो इन आवास योजना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य आपूर्ति योजना जो गरीबों के लिए अनुदान के द्वारा अनुदान दे करके जो सस्ते दर में जो चावल गेहूं उपलब्ध कराई जाती है, इसमें भी बहुत सारे जो इसके पात्र हैं, जो इसके पात्र लाभुक हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। और इन योजनाओं के जरिए लूट खसोट जारी है। यह तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य आपूर्ति योजना, ये जो है लूट खसोट का एक जरिया मात्र है। यह लूट खसोट का एक जरिया होता है, लूटपाट करने का जरिया है। ऐसी स्थिति में हम देश के विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम इस देश के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? आज वास्तविक लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम ही वास्तविक लाभुकों को लाभ मिल रहा है। और यह लूट खसोट की सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हजारों बेघर रेलवे स्टेशन पर पड़े मिल जाएंगे। यह रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग हैं, बेघर हैं, जो अपना जीवन गुजारते हैं। देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका अपना आवास नहीं है। ये तमाम स्थितियां आज हमारे बीच मौजूद है। खाद्य आपूर्ति पीडीएस के माध्यम से भी लूट खसोट जारी है।
ये तथ्य है, यह सच्चाई है। इस तथ्य और सच्चाई से हम सब अवगत है और इस तथ्य और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आजाद कराया और एक स्वतंत्र भारत के जो सपने संजोए थे उन लोगों ने, आज उनके सपने सपने ही रह गए हैं। वे सपने आज कहीं से भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और तमाम स्वतंत्र भारत के बाद अनेकों सरकारें आई, सरकारें बदलती रही। स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेकों सरकारें आई और सरकारें बदलती रही, लेकिन जिस स्थिति, भारत की स्थिति लगभग आमूलचूल परिवर्तन के साथ ज्यों का त्यों बना रहा। इस तथ्य से, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज भी लाखों लोग बेघर हैं, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग आज किराए के मकान में रह करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनके पास अपना आवास नहीं है। यह तथ्य है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है जो हमारे सामने दृष्टिगोचर है। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मैं किसी पार्टी पिटेक्स से विशेष सरोकार नहीं रखता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं विशेष सरोकार नहीं रखता हूं। मैं एक राष्ट्रवादी हूं और राष्ट्रहित की बात करता हूं, राष्ट्रहित में बात करता हूं। आज जैसा कि मैंने कभी मीडिया के द्वारा हमने जाना पढ़ा था कि केंद्रीय संसद में मात्र 30 रुपये में भरपूर और एकदम उत्तम क्वालिटी का भोजन, केंद्रीय संसद के कैंटीन में मात्र 21 रुपये में भरपेट और उत्तम क्वालिटी का भोजन उपलब्ध होता है। दाल एकदम उत्तम क्वालिटी का चावल, उत्तम क्वालिटी का दाल, उत्तम क्वालिटी की सब्जियां आदि मात्र 21 रुपये में। जैसा कि मैंने कहीं मीडिया के द्वारा मुझे यह जानकारी मिली, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला, सोशल मीडिया में से सुनने को मिला। आज पीडीएस के माध्यम से यह जो है गरीबों के दान अनुदान के नाम पर लूट खसोट जारी है। यह सच्चाई से हम अवगत हैं। यह लूट खसोट का एक जरिया मात्र है। अगर जो व्यवस्था वह केंद्रीय संसद के कैंटीन में है, वही व्यवस्था हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक चौक चौराहे पर अगर मौजूद करा दिया जाए तो फिर इस तरह से खाद्य आपूर्ति का जो पीडीएस के माध्यम से गरीबों को दाल, चावल, गेहूं देने की जो व्यवस्था है, इससे कहीं अधिक लाभ इन गरीब तबकों लोगों को मिलेगा। लेकिन यह एक जरिया होता है, लूटने का, खसोटने का एक माध्यम होता है, यह पीडीएस या इंदिरा आवास वगैरह वगैरह वगैरह। हमें कोई भी अनुदान नहीं चाहिए, देश के जनता को कोई अनुदान नहीं चाहिए। हम समर्थ हैं अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, हम सक्षम हैं हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में। हमें सिर्फ अपना हक और अधिकार चाहिए, हमें उचित पारिश्रमिक चाहिए, हमें उचित पारितोषिक चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तमाम योजनाएं एक लूट खसोट का जरिया होता है, एक माध्यम होता है, एक तरीका है लूट खसोट करने का। आज लोग अपने हक अधिकार से समुचित पारिश्रमिक और पारितोषिक प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस देश की हालात अभी ऐसी है कि एक और 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कठोर श्रम करने के बावजूद अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं लोग। वही दूसरी ओर कुछ लोग बिना कुछ किए मटर गश्ती करके भरपूर देश के संपदा को लूट रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी का सैलरी अपार है, उसके बावजूद भी लूट खसोट में सम्मिलित हैं। इस सच्चाई से, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यानी आराम से बिना कुछ किए अतुक विपुल धन संपदा का मालिक बने हुए हैं। वही दूसरी ओर कठोर परिश्रम करके भी अपना रोजी रोटी कमाने में असमर्थ हैं। तो हमें पारिश्रमिक और उचित पारितोषिक चाहिए। हम सब देशवासियों को कोई अनुदान और दान की जरूरत नहीं है। और ये तमाम योजना के नाम पर लूट खसोट जारी है, ये सर्वविदित है।
केंद्रीय संसद में 21 रुपया में भरपूर भोजन उपलब्ध है। यही व्यवस्था चौक चौराहे पर, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में उपलब्ध हो जाता तो आज गरीबी का कोई कहीं से कुछ उपस्थिति नहीं रखती। तो कहने का तात्पर्य है कि हम विकास की डिंडोला पीट रहे हैं, स्थितियां हम सब अवगत हैं, और हम किसी सरकार विशेष के आलोचक या समर्थक नहीं हैं। हम राष्ट्रवादी हैं। आज़ाद भारत के सपने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने जो संजोया था, वह कहीं से भी आज पूरा होती नहीं दिख रहा है। और अनेक सरकारें आज़ादी के बाद आई, सरकारी बदलती रही, स्थितियां लगभग ज्यों का त्यों बनी रही। आमूलचूल परिवर्तन के साथ स्थितियां आज भी वैसे ही बनी हुई है। स्थितियों में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। आज भारतीय धन लुटेरे विदेश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं। यहाँ के धन संपदा लूट करके विदेश में पैसा जमा कर रहे हैं और वहाँ भी आर्थिक विकास हो रहा है। भारतीय इंजीनियर विदेश में सेवा देकर के विदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश में पलायन कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं है, उत्तम कोटि की शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था में खोट है। यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं है। भारत के लोग इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं। क्यों नहीं ये व्यवस्था यहाँ होना चाहिए कि कोई भी भारत के लोगों को विदेश जाने की नौबत नहीं पड़े, चाहे शिक्षा के लिए या रोजी रोजगार के लिए या फिर किसी प्रकार के उद्देश्य के पूर्ति के लिए, सब चीज़ यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। तो ऐसी हालात और परिस्थितियाँ देश में बननी चाहिए और तभी यह देश के विकास की हम कल्पना कर सकते हैं और देश के विकास की कल्पना को साकार कर सकते हैं। और इन परिस्थितियों के निर्माण में हम सबको अपने स्तर से योगदान देने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अपनी नैतिक उत्थान के लिए तत्पर रहना चाहिए और नैतिक उत्थान में योगदान देना चाहिए देश समाज के लिए। और यह रियल नॉलेज चैनल इस उद्देश्य से ही काम कर रहा है। यह रियल नॉलेज चैनल का यही मात्र एक उद्देश्य है। और आज मैं अपनी यहीं पर चर्चा को विराम देता हूं और समस्त देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं से मेरा एक गुजारिश है कि यदि यह चर्चा अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।